नसा कहानी के शीर्षक के औचित्य का विवेचन कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में आप सभी को कहा जा रहा है कि नसा जो कहानी है, इस कहानी का जो शीर्षक है, शीर्षक मतलब टाइटल ऑफ द स्टोरी जो दिया गया है, वो कितना सही है। इसी के ऊपर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए, उत्तर में बताया जा रहा है, शीर्षक किसी भी रचना के सिंहद्वार की भांति होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक महल है, उस महल में आपको प्रवेश करना है। तो जब आपको उस महल में प्रवेश करना है, तो होता नहीं कि महल में देखा होगा आप लोगों ने कि सामने 2 सिंह जो है वो लगाए हुए रहते हैं मूर्ति के तौर पे। तो उसको देखकर आप बहुत ही आकर्षित होते हैं और उस महल के अंदर आप प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही इस पाठ का नसा जो नाम है पाठ का, इस नाम को पढ़ के ही इस पाठ को पढ़ने के लिए आप उस पाठ को पढ़ेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा जागेगी। तो ये शीर्षक जो है वो जिज्ञासापूर्ण भी है। कैसे? वो हम लोग आगे लाइन में देखते हैं। जिसकी भव्यता को देखकर रचना के महल में प्रवेश करने का कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस पाठ का नाम पढ़ते ही आपके मन में ये विचार आएगा कि हाँ, हमको ये पाठ पढ़ना चाहिए। कि नशा जो पाठ है, आखिर इसमें किस चीज़ का नशा है? रचना की आत्मा शीर्षक में निवास करती है। जैसे देखिए, हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है ना? ठीक वैसे ही ये जो पाठ है, इस पाठ की आत्मा जो है, वो क्या है? नशा। नशा मतलब इस पाठ का शीर्षक शीर्षक है। प्रायः प्रमुख घटना, प्रमुख पात्र या रचना के केंद्रीय भाव के आधार पर शीर्षक का चयन किया जाता है। देखिए, कोई भी अगर पाठ होता है, उस पाठ का नाम, शीर्षक मतलब उस पाठ का नाम, तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रायः प्रमुख घटना, कोई भी पाठ का अगर नाम रखा जाता है, तो वो किसके आधार पर रखा जाता है? तो उसकी जो प्रमुख घटना होती है, कोई ना कोई मेन उसका इंसिडेंट हुआ होगा या फिर उस पाठ का कोई मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र मतलब कि आपका मेन कैरेक्टर होगा, रचना के केंद्रीय भाव के आधार पर या फिर वो जो स्टोरी होगा, उसके सेंटर में कोई ना कोई एक मेन स्टोरी होगा, उसके आधार पर आपका होता है। जैसे फ़िल्मों में भी देखा होगा आपने एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए। जैसे ये देखा होगा कि कोई भी मूवी होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि एक या तो मेन हीरो के आधार पर बता देते हैं स्टोरी को या फिर आपको उसका मेन सेंटर में कोई घटना घटा होगा, उसके आधार पर बता देते हैं। बता देते हैं मतलब क्या उसका स्टोरी का कहा जाए उस फ़िल्म का नाम रख देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपका सेम वैसे ही इस पाठ में भी बताया जा रहा है कि रचना के केंद्रीय भाव के आधार पर ही शीर्षक का चयन किया जाता है। अज्ञे जी की अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत सारे जो लेखक है उनका उदाहरण देके कि उनके पाठ में किस-किस तरह का भाव प्रकट किया गया है और कैसे उनका नाम लिखा गया है, वो यहाँ बताया जा रहा है। देखिए अज्ञे की रोज अज्ञे जी जो है उन्होंने रोज कहानी लिखा है और उस कहानी में वो जो कहानी है वो घटना पर आधारित है। अज्ञे की रोज कहानी घटना पर मतलब ये जैसे नशा जो है ये आपका किसके ऊपर नशा के ऊपर है। ठीक वैसे ही ये जो पैसे के नशे के ऊपर है और अज्ञे की कहानी जो है रोज वो घटना आधारित है। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी केंद्रीय भाव मतलब कि जयशंकर प्रसाद ने जो कहानी लिखा है पुरस्कार, वो किसके आधार पर लिखा है? उन्होंने उस कहानी का जो सेंटर में जो फीलिंग्स है, केंद्रीय भाव जो है, उस केंद्रीय भाव के आधार पर लिखा है। ज्ञानेंद्र जो है उन्होंने एक गौ की कहानी का शीर्षक मानवेतर पात्र गाय पर आधारित है। होता है कि मानव के आधार पर गाय के ऊपर उन्होंने लिखा है। रचना का शीर्षक संक्षिप्त तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी पाठ हो, रचना का शीर्षक रचना मतलब कोई पाठ। तो कोई भी पाठ का जो शीर्षक होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब कि शॉर्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप भी कोई एक पाठ पढ़ने जाएँगे और उसका नाम जो है एकदम लंबा-चौड़ा दे देगा, क्या आप उस पाठ को पढ़ने पे जाएँगे? नहीं, उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जिस पाठ का नाम छोटा-सा हो और वो पढ़ते ही आपको लगेगा कि हाँ, इस पाठ को मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक वैसे ही इस पाठ का जो नाम है नशा, ये आपको बहुत बड़ा भी नहीं है और एकदम संक्षिप्त-सा, छोटा-सा नशा, 2 ही वर्ड्स में है। रचना का शीर्षक संक्षिप्त होना जाए, तो इसी आधार पे देखा जाए, तो इस कहानी का रचना जो है कहानी का जो नाम है नशा, वो क्या है? संक्षिप्त भी है। उसमें रचना के प्रति कौतूहल का भाव उत्पन्न करने की विशेषता होनी चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी भी कोई भी पाठ का अगर शीर्षक दिया जा रहा है, जैसे इस पाठ का शीर्षक क्या दिया गया है? नशा। तो बताया जा रहा है कि कोई भी शीर्षक हो,
तो अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है, तो उसके अंदर जिज्ञासा जागे, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पर इस नशा पाठ का नाम पढ़ते ही आपके मन में तो जिज्ञासा जागती है ना, जब फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़े होंगे तो उस समय आपको लगा होगा कि हाँ, ये नशा जो दिया गया है पाठ, आखिर किस चीज़ का नशा है? पढ़ने के पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है? और पढ़ने के बाद तो फिर आपको ये कहानी अच्छी लगी ही होगी। देखिए, इसके अगले पैराग्राफ में क्या समझाया जा रहा है। शीर्षक की विशेषता की दृष्टि से कहानी का नशा शीर्षक अति संक्षिप्त एवं कौतूहल वर्धक है। देखिए, पहले वाले पैराग्राफ में आपको बस इतना ही बताया गया था कि पाठ का शीर्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। वो होता नहीं कि देखते ही वो आपको आकर्षित कर ले, कौतूहल पूर्वक होता नहीं, जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। वो उसका पाठ का नाम संक्षिप्त होना चाहिए। ये सारा चीज़ उस कहा जाए कि एक शीर्षक में ये सारी विशेषताएँ होनी चाहिए। यही आपको पहले पैराग्राफ में बताया गया है। और इसके बाद वाले पैराग्राफ में अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें आपको ये सारी ये जो सारे मापदंड दिए गए हैं, मापदंड मतलब कि ये सारा जो कैटेगरीज़ दिया गया है कि ये खूबियाँ होनी चाहिए। उस खूबियों के आधार पर ये नीचे वाले पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि नशा कहानी में वो सारी खूबियाँ हैं। कैसे? इस लाइन के आधार पर देखिए। शीर्षक की विशेषता की दृष्टि से कहानी का नशा शीर्षक अति संक्षिप्त और कौतूहलवर्धक है। देखिए, शीर्षक की विशेषता क्या होती है कि आपको पहले बता चुके हैं कि शीर्षक बहुत ही छोटा होना, अति संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए, कौतूहलवर्धक मतलब कि आपको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो शीर्षक की विशेषता की दृष्टि से कहानी का नशा शीर्षक अति संक्षिप्त और कौतूहलवर्धक है। कहने का अर्थ ये है कि नशा कहानी का जो शीर्षक है बहुत ही छोटा है और आपके मन के अंदर बहुत ही जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी आपके अंदर जगा के रखता है कि हाँ, मुझे ये पाठ पढ़ना चाहिए। पाठ के मन अ, पाठक के मन में अंत तक कहानी के शीर्षक के प्रति जिज्ञासा बनी रहती। जब आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि नशा जो है, ये शुरू से ही आपका पाठ में शुरू होता है और अंत तक आपको इस चीज़ की जिज्ञासा बनी रहती है, आखिर नशा किस चीज़ का है? अंत में आपको पता चलता है ना कि किस तरह से इस पाठ में पैसे को लेकर जो वीर है, वीर ईश्वरी और वीर इसमें 2 मुख्य पात्र है ना? तो जिसमें पात्र है जिसमें वीर जो है वो मुख्य पात्र के तौर पे है, ईश्वरी नहीं है, वो मैं थोड़ा गलत बोल गई। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पाठक के मन में अंत तक कहानी के शीर्षक के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। जब इस पाठ के नाम को आप पढ़ते हैं, पाठ को भी पढ़ते हैं तो अंत तक आपके मन के अंदर में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि नशा किस चीज़ का है और किस तरह से वीर में पहले वो पैसे के प्रति उतनी नहीं रहता, लेकिन धीरे-धीरे पाठ के अंत तक जाते हैं तो उसके अंदर जो होता है ना कि पैसे के प्रति जो नशा है, उसके सिर पर पूरा चढ़ कर बोलता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, यह कैसा नशा है? किस चीज़ का नशा है? यह प्रश्न पाठ को संपूर्ण कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप पाठ को पढ़ते हैं, तो आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये नशा जो है आखिर किस चीज़ का है? ये कब की बात बताई जा रही है? जब आप पाठ नहीं पढ़े थे और पढ़ रहे थे उस समय। आपके मन में ये विचार आया होगा कि यह कैसा नशा है? किस चीज़ का नशा है? यह प्रश्न पाठक मतलब ये आप देखिए, आपको जब टीचर पढ़ा रहे थे, तो उस समय टीचर जो पढ़ा रहे थे, किसको पढ़ा रहे थे? आपको पढ़ा रहे थे, तो आप यहाँ पर हो गए क्या? पाठक। तो यह प्रश्न पाठक को संपूर्ण कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कहा जाए कि जो पाठक होते हैं, मतलब आप जो है इस कहानी को पूरा पढ़ रहे हैं। संपूर्ण कहानी से गुजरने के उपरांत पाठक की जिज्ञासा तृप्त हो जाती है। जब आप ये पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, तब होता है ना कि कब से आप जानना चाहते थे आखिर नशा किस चीज़ का है, तब जाके आपको तृप्त हो जाते हैं। तृप्त कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी होती है, बहुत तेज़ से प्यास लगी है और अंत में आपको जब आप पानी पी लेते हैं, तो आपका मन भर जाता है ना, भर जाता है मतलब क्या आप तृप्त हो गया मन। ठीक वैसे ही आपके अंदर इस पाठ में नशा क्या चीज़ का है, जब आप पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, तो अंत में आपको ये पता चलता है कि हाँ होता है ना कि आपकी जो जिज्ञासा थी, वो क्या हो जाती है, वो तृप्त हो जाती है। कहने का अर्थ कि वो पूर्ण हो जाती है। अंत में पाठक को ज्ञात होता है कि यह विशिष्ट नशा धन का नशा है। जब आप लोग पूरा पाठ पढ़ लेते हैं तो अंत में आपको पता चलता है ना कि इस पाठ में नशा क्या चीज़ का है? धन का नशा है। और किस तरह से वीर जो है कहानी जब आप पढ़े थे, तो जब वो ट्रेन में जाता है, तो वहाँ पर देखते हैं किस तरह से वो क्या ये उसकी जो
देखिए, पाठ में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें किस तरह से जो वीर है, वो क्या करता है वो जो यात्री रहता है, एक जो कलकत्ता जाने वाले यात्री, तो उसको क्या करता है कि उसकी पीठ की गठरी जो बार-बार कहा जाए कि वीर से जब टकराती है, वो ये होता है ना कि नशा इतना छाया हुआ रहता है कि वो क्या करता है कि एक ही बार उसको 3-4 तमाचे जो है वो जड़ देता है। और लेकिन पार्ट में फिर लास्ट में नशा किस तरह से पूरे ट्रेन वाले जितने भी लोग रहते हैं, वो कैसे उतारते हैं वो तो आप पार्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर पाठ का शीर्षक क्यों दिया गया है बस उतना ही समझेंगे। देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है। संपूर्ण कहानी से गुजरने के उपरांत पाठक की जिज्ञासा तृप्त हो जाती है। अंत में पाठक को ज्ञात होता है कि यह विशिष्ट नशा धन का है। धन का नशा है। कैसे है? वो आपको बताया आपको। देखिए, कवि बिहारी लाल ने अपने दोहे में बिहारी लाल कहने का अर्थ ये बिहारी ये भी आपके कवि है और इन्होंने अपने एक दोहे में किस चीज़ के बारे में बताया? नशीले पदार्थ के बारे में बताया है। और कैसे वो हम लोग यहाँ पर ये जो 2 लाइन नीचे दिया गया है ना जो आपके काले अक्षरों में है, ये आपका कोटेशन है। किसका लिखा हुआ है? बिहारी बिहारी जी का लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस लाल शब्द को नहीं भी लिख सकते, सिर्फ़ बिहारी भी लिखेंगे तो चलेगा। बिहारी लाल ने अपने दोहे में किसी नशीले पदार्थ की अपेक्षा धन में 100 गुनी ज़्यादा मादकता का उल्लेख किया है। देखिए नशीले पदार्थ नशीले पदार्थ कहने का अर्थ क्या है? जैसे शराब, उसमें क्या होता है? नशा होता है, ड्रिंक। तो जो नशीले पदार्थ होते हैं, वो पीने से इंसान को क्या होता है? नशा होता है, लेकिन पैसे का नशा जो होता है, वो नशीली चीज़ें जो होती है, उससे कहीं ज़्यादा नशा जो है, वो पैसे का नशा होता है। जो इस पार्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, वीर के सिर के ऊपर नशा जो है, वो कैसे कैसे चढ़ा हुआ रहता है। जहाँ वो घर में आपने पाठ में पढ़ा होगा वो अपना कपड़ा खुद धोया करता था। जब ईश्वरी के यहाँ आता है, तो वो नौकर जो है वो धोते हैं। अ, इसी तरह से बहुत सारी घटनाएँ हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे लाइन में क्या कहा जा रहा है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। कहने का अर्थ ये होता है यहाँ पे कनक का एक कनक अर्थ है धतूरा, एक कनक अर्थ है सोना। तो देखिए, धतूरा खाने से इंसान क्या होता है? उसके अंदर नशा होता है, तो ये नशीली चीज़ है। लेकिन कनक कनक मतलब सोना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सोना मिल जाता है तब भी वो बौरा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बौराना मतलब होता है ना कि जैसे ड्रिंक करने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता है, ठीक वैसे ही नशीली चीज़ों के खाने से नशीली चीज़ों को खाने से क्या होता है नशा में नहीं रहता है। ठीक वैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा धन भी मिल जाता है, तब भी आप नशे में नहीं रहते हैं। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोट के तौर पे दिया गया है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। कथाकार प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि धन का नशा साधने की क्षमता विरले व्यक्ति में ही होती है। देखिए धन जो है अगर अचानक ही किसी व्यक्ति को मिल जाए और उसको वो ठीक से संभाल ना पाए, तो फिर क्या होगा? वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। तो वही यहाँ पर अंत में कथाकार प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है कि धन का नशा धन का जो नशा होता है, अगर मान लीजिए आपको धन मिल गया है, तो आपको उसको सही तरीके से रखना भी होता है। आपको खुद को भी उसके अनुसार जैसे वीर को देखा होगा आपने कि शुरू में तो वो क्या करता है, ज़मींदारों की बुराई करता है, लेकिन अंत तक जाते-जाते क्या देखते हैं कि वो फिर पैसे के बहाव में इतना बह जाता है, नशा उसके ऊपर इतना चढ़ जाता है कि वो भी मिडल क्लास का था और ये कहा जाए कि जो कलकत्ते से जाने वाला यात्री भी था, ज़रा-सी उसकी गठरी क्या लग गई, उसको वो नशा पैसे का नशा इतना चढ़ गया था उसको 3-4 तमाचे मार देता है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अंत में हम यही देख रहे हैं कि इस पाठ का जो शीर्षक है, नशा, वो हमें एकदम से ही सार्थक प्रतीत होता है और इसी के साथ ही ये प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ।